नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ें इंडिया पर। घटना चक्र की दृष्टि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में हमारा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स के बारे में डिस्कस चल रहा था। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन पर्सनालिटी को इसमें रिपोर्ट्स में शामिल किया गया वो हाल ही के दिनों में पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम में उसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आज की वीडियो से डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023, इसके बारे में ये एक टाइम मैगज़ीन जो कि अमेरिकन बेस्ड मैगज़ीन है, वो सर्वाधिक प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं उनकी सूची प्रत्येक वर्ष जारी करता है। तो ये सूची 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगज़ीन द्वारा वर्ष 2023 के विश्व में सर्वाधिक 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई है। यह सूची 20वां संस्करण है सूची का, और 2023 की टाइम सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति को 6 श्रेणियों में 6 कैटेगरी में इसको विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं कि स्मरणीय तथ्य क्या है। इसमें जो 6 श्रेणी हैं उसमें किसको रखा गया है उसके बारे में यहाँ आगे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला हमारा कलाकार आर्टिस्ट को श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकन बेस्ड अभिनेत्री सलमा हायोक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बेरीमोर को सहित 19 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ये बेसिकली अमेरिकन और मैक्सिकन अमेरिकन, जैसे इंडियन अमेरिकन होते वैसे मैक्सिकन अमेरिकन बेस्ड सलमा हायोक जो कि बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बेरीमोर को सहित 19 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इसके बाद इन्वोटर्स में श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति किलियन एम्बाप्पे। ये प्रवर्तक की श्रेणी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किलियन एम्बाप्पे फ्रेंच फुटबॉलर है जो फीफा वर्ल्ड कप के लास्ट फाइनल में 2 गोल किए थे, और इसके बाद लियोनेल मेसी ने उस गोल आगे फिर 2 गोल करके लियोनेल मेसी ने खुद के टीम को जिता लिया था। लेकिन एम्बाप्पे ने वहाँ पर उनकी काफ़ी तारीफ़ हुई थी और पूरे फ्रांस में वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पर्सनालिटी बन गए थे, इसलिए उसको प्रवर्तक के रूप में शामिल किया गया है। किलियन एम्बाप्पे, इनका नाम बहुत ही ज़रूरी है। तथा इगा स्विएटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। असाधारण व्यक्ति में टाइटन्स में श्रेणी में प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी जो कि इंडियन मूल की हैं, अमेरिकी लेखक हैं, जैसे इंडियन अमेरिकन राइटर हैं ये, अभिनेत्री और मॉडल एवं टेलीविज़न होस्ट भी हैं। क्या नाम है इनका? पद्म लक्ष्मी। तथा स्पेसएक्स के सीईओ तथा ट्विटर के भी सीईओ संस्थापक एलन मस्क तथा लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर आदि शामिल किया गया है असाधारण व्यक्तियों में। इसके बाद नेता लीडर्स में कुल 20 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है ये एलोना जेलेंस्का जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी है। व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं उनकी पत्नी है, और यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू इसका नाम है। जैनेट येलन अमेरिका के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल है। आइकॉन्स में देख लीजिए कुल 15 लोगों को स्थान मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शाहरुख खान। बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में थे, उनकी एक मूवी आई थी पठान जिसको बॉयकॉट ये सब को लेकर चर्चा में रहे, और इनको आइकॉन्स की श्रेणी में 15 लोगों के स्थान पर एकदम टॉप पे रखा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मार्गदर्शक श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजामौली को शामिल किया गया। आप देखेंगे कि एस राजामौली बहुत ही ज़्यादा पिछले 2-3 महीनों में कई उनको अवार्ड मिले हैं और वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, इसलिए मार्गदर्शक की श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजामौली को शामिल किया गया, जिन्होंने RRR का निर्देशन किया था। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई इंडेक्स या रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हम कोई इंडेक्स या रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि हम उसके जारीकर्ता, सबसे पहला टॉपिक होता है उसका जारी करने वाला संस्था क्या है, जारी करने वाली संस्था। उसके बाद उसमें फर्स्ट रैंक वाले की पोजीशन कौन से देश हैं, लास्ट रैंक वाले की पोजीशन के लास्ट देखा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है। इतना याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान देना। और इंडेक्स जारी करने वाले संस्था के साथ साथ उस किस चीज़ को लेके वो उसकी रिसर्च पब्लिश हुई है उसको भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूछने के लिए। बेसिकली किसी भी मैगज़ीन या इंडेक्स को हमें इतनी पॉइंट्स पे ध्यान देना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट ही है।
फिनलैंड को नाटो का 31वां देश बन गया। ये नाटो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है पिछले 1 सालों से, जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पहले यूक्रेन भी नाटो का सदस्य होने के लिए अप्लाई किया था, बट उसको नाटो के देशों ने नाटो ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। नाटो बेसिकली इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, जिसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं, जिसमें फिनलैंड भी शामिल हो गया। उसको मिला के 31 है। 4 अप्रैल 1949 को ये संधि हुई थी। वाशिंगटन संधि के नाम से भी लोकप्रिय है, क्योंकि अमेरिका ही इस संधि को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, इस तरीके से उसको लीड कर रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आगे वाला जो टॉपिक है वो स्मरणीय तथ्य क्या है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बना दिया गया है। इसमें पूर्व मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया 30वां सदस्य बना था। उत्तरी मैसेडोनिया 2020 में ये युद्ध से पहले 30वां देश बना था। आप जानते ही होंगे नेटो स्थित, जो ब्रुसेल्स में बेल्जियम स्थित इसका मुख्यालय है, और ये स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है, और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य भी बन जाएगा। स्वीडन भी बनने के लिए नाटो को अप्लाई किया है, और 4 भागीदार जो हैं उसमें स्वीडन है, जॉर्जिया है, हार्जेगोविना है और बोस्निया है। बोस्निया, हार्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन को तो शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इन सभी को शामिल करने की संभावना है। और पोलैंड भी शायद आगे चल के 2-4 सालों में शामिल हो जाए नाटो में। अनुच्छेद 10 के तहत नाटो की सदस्यता प्राप्त करने वाले संबंधी का प्रावधान है। तो ये नाटो में बेसिकली यही है कि 31वां जो देश बना है, शामिल है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका नवीनतम जो देश शामिल हुआ है उसको पूछने की संभावना है, क्योंकि नाटो बहुत ही ज़्यादा खबरों में रहा है। फिनलैंड इसलिए पूछ सकता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 आ गई है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2023 में आई, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही, क्योंकि इसमें एक वाक़या हुआ कि इसमें पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा रैंक दिया गया है। एक तरीके से जो हैप्पीनेस है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है और इंडिया में कम है। इसलिए इस रिपोर्ट के आने से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है ये। और ये 2012 में पहली बार पब्लिश हुआ है। यूएन की एक संस्था है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है यूएन की संस्था है, जिसको संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। ये जो पब्लिश किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो पोल कराता है गैलप वर्ल्ड पोल एक नाम की, गैलप जो है वो पोलिंग कंपनी है अमेरिका की। गैलप एक पोलिंग अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इसी के द्वारा कराया जाता है ये। इसमें स्मरणीय तथ्य है 20 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। इसमें 11वां संस्करण है ये। इसमें बेसिकली 6 कारकों पर आधारित वो है। ये कारक एक बार देख लेते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी पर कैपिटा इसमें देखा जाता है। सामाजिक अवलंबन देखा जाता है, सोशल सपोर्ट कितना है उस व्यक्ति को, अपने समाज में कितनी सपोर्ट उसको मिलती है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितना है, उसकी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वो जीवन में कितना स्वस्थ रह पाता है, या उसको स्वस्थ रहने के लिए जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो कितनी अवेलेबल रहती हैं उस देश में। ये भी एक पैमाना, इस बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है इसको डिफाइन करने में, इस इंडेक्स को। जीवन के विकल्पों में चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि जीवन में आप अपने कैरियर को चुनने में स्वतंत्र रहते हैं, इसकी भी इम्पोर्टेंस इस इंडेक्स में है। उदारता और भ्रष्टाचार बोध को भी इसमें शामिल किया गया। बेसिकली इसमें 6 कारक यही हैं, और इसमें 137 देशों को रैंक प्रदान किया गया है। WHR 2023 में रैंकिंग है तो 2020 से 22 तक के, अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल डाटा के उपयोग किया गया। गैलप जो अमेरिकन बेस्ड बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स के लिए, कई रिपोर्ट्स के लिए अपने सर्वे कराती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें रैंक आप देख लीजिए कि 6वीं बार फिनलैंड को, लगातार 6वीं बार फिनलैंड को दुनिया का सबसे सर्वाधिक प्रसन्न देश हुआ। और फिनलैंड आप एक बार और न्यूज़ में है कि इसने नाटो का भी सदस्य हो गया है, इसलिए ये भी सर्वाधिक प्रसन्नता का एक कारण हो सकता है। इसमें फर्स्ट रैंक फिनलैंड का है, डेनमार्क है, इसके बाद आइसलैंड है। बेसिकली तीनों जो है पड़ोसी देश होते हैं आपस में। इसके बाद इजराइल है, फिर नीदरलैंड है। फिर इसमें आप सबसे कम प्रसन्न देश वालों के बारे में बात किया जाए तो सबसे कम प्रसन्न जो है वो अफ़गानिस्तान, यानी कि तालिबान के शासन में सबसे कम प्रसन्नता वाला देश हो गया। लेबनान उसके बाद है, फिर सियरा लियोन है, फिर इसके बाद जिम्बाब्वे है, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। सबसे कम क्या है?
वो अफ़गानिस्तान है। इसमें भारत की स्थिति 126वां है, 4.036 इसका स्कोर भी याद रखिए, 4.036 भारत का 126वां स्थान है। WHR रिपोर्ट में 2022 में इसका 136वां स्थान था। कुछ स्थान हमने सुधारा है, 10 स्थानों की हम थोड़े से और प्रसन्न की तरफ बढ़े हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान का रैंक है वो भारत से ज़्यादा दिखाया गया है इसमें। अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक है लद्दाख एवं मयूरभंज। टाइम पत्रिका के महानतम 50 स्थानों की सूची में शामिल हो गया है। टाइम पत्रिका जो टाइम मैगजीन है उसके 50 महानतम स्थानों की सूची में ये शामिल हो गया। लद्दाख एवं मयूरभंज 16 मार्च को ये जारी किया गया। 50 महानतम स्थानों को विलेटेड पैलेस की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के 2 स्थल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा ओडिशा के मयूरभंज, ये ओडिशा में मयूरभंज पड़ता है, जिले को शामिल किया गया। 50 स्थल 2022 घूमने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थल है। इस मैगजीन से आपको उसके पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता है, क्योंकि जो टाइम मैगजीन में 50 स्थल ऐसे जो घूमने के लिए विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उसमें ऑब्वियसली अगर उसमें हमारे जिले, हमारे देश के जिलों को अगर शामिल किया जाए तो वहाँ पर विदेशी पर्यटक आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आगे इसको देखा जाए। मयूरभंज ओडिशा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा में बहुत अच्छे अच्छे प्राचीन मंदिर है और ये विलक्षण बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काले बाघ, ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। इसके बाद आगे मयूरभंज का छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, छाऊ की सूची में भी शामिल है तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भूप्रदेश तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए शामिल किया गया है। तिब्बत की जो बौद्ध संस्कृति है वो अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है। वहाँ के लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर बहुत ही ज़्यादा, चाइना जो अग्रेसन दिखा रहता था, लेकिन वो अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पर लद्दाख में अल्पाइन भूप्रदेश तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए ही इसको इसमें शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया। इसको भी देख लेते हैं। पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है 2023, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 14 मार्च 2023 को इसके बारे में देखा जाए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, मतलब इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया। कौन सा संस्करण है? 10वां। आगे देखते हैं इसमें याद करने लायक फैक्ट क्या है। यह सूचकांक 163 देशों में वैश्विक जनसंख्या का 99.7 में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। कौन से देश आतंकवाद की वजह से कितने ज़्यादा प्रभावित है और आतंकवादी कहाँ से कितने %, क्या मतलब आतंकवाद से इफेक्टेड देश के बारे में उसकी रैंकिंग प्रदान की जाती है। अभी हाल ही में भी कल परसों की न्यूज़ है कि 5 जवान शहीद हो गए हमारे एक हमले में। तो आतंकवादी से भारत भी आतंकवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भारत है। तो ये आंकड़ा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। ये मतलब पिछले साल 9% की कमी आई आतंकवाद टेरर अटैक्स में। 2022 में आतंकवाद हमले की संख्या 2021 में 5463 से 28% की गिरावट के साथ 3955 मतलब 4000 में 5 कम, जबकि 2021 में 3955 दर्ज की गई है। जबकि 2021 में इस्लामिक स्टेट IS लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व में सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ था। जो इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया था 2020-21 में काफ़ी ज़्यादा 410 आतंकी हमलों के साथ सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ था। इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1045 मौतों के लिए उसने जो है जिम्मेदार अपने आप को लिया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान में सिंगापुर समेत 71 देशों में 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से प्रभावित देशों की श्रेणी में शामिल किया गया। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा हमारे लिए। भूटान हमारे पड़ोस में, लेकिन चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देश को 0, मतलब इनकी इफेक्टनेस कुछ नहीं है, ये आतंकवाद से प्रभावित नहीं है। बट चीन की जो मानसिकता है वो काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी को सपोर्ट करता है। UN में भी सपोर्ट कर चुका। अच्छा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता ही रहता है, लेकिन उसके देश में आतंकवाद किससे प्रभावित 0% लोग हैं। वहाँ पर आतंकवादी की कोई घटना नहीं होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित है।
जितना बड़ा देश इंडिया है उसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभावित जो आतंकवादी से देश हैं वो तालिबान अफ़गानिस्तान शासन में है। पहला जो सबसे ज़्यादा रैंक जिसको दिया गया वो अफ़गानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली, सीरिया, इस्लामिक स्टेट वाला। इसके बाद अफ़गानिस्तान को आप याद रखिए। उसके बाद आप याद रखिए ब्रिक्स देशों में स्थिति इसमें इंडिया की भी क्लियर हो जाएगी। 13वां रैंक है हमारा, मतलब टॉप 13 में, टॉप 15 में हमारी रैंक है कि हम सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में आतंकवाद से पीड़ित हैं। और आप चाइना के देख लीजिए, एकदम पीड़ित नहीं है, 93 में 0% है। थोड़ा बहुत रसिया में है, ब्राज़ील में भी एकदम नहीं है, साउथ अफ्रीका में भी बहुत ही कम है। GTI ने भारत ने 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान तो आतंकवादी देश घोषित ही हो चुका है एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसकी रैंक हमारे से कम है, यानी कि वो और ज़्यादा आतंकवादी से पीड़ित है। जो उसने बीज बोया था वही काट रहा है और भारत को भी उसी की वजह से आतंकवादी हमले झेलने पड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 को 13 मार्च को स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री आप याद रखिए, बेसिकली स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। और इसमें 2013-14 की तुलना, 13 से 17 की तुलना में 18 से 22, ये बेसिकली हमें लगता है 5 सालों के अंतराल में जारी किया। 5% की कमी दर्ज की गई है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। असमूल्य तथ्य देख लिया जाए, 2018 5 सबसे बड़े हथियार के जो एक्सपोर्टर थे वो उनके साथ उनकी जो है अवधि विश्व के सबसे बड़े 5 हथियार निर्देशक देश जो हैं उनको एक बार देख लिया जाए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका क्रम में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स कंट्री हैं उसको क्रम वाइज करिए। तो संयुक्त राज्य यूएस से तो सबसे आगे रहता है हथियार बेचने में, और इसके बाद रूस हो गया, फ्रांस, चीन तथा जर्मनी हमारे हैं। यूएस से रसिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी संयुक्त रूप से ये 5 देश 2018 में प्रमुख कुल निर्यात का 76% ये अकेले 5 देश पूरा जितने भी देशों को यह हथियार देते हैं 76% ये सिर्फ 5 ही देश देते हैं। फिर आगे हमारा देखा जाए, भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है। 45% आज भी के डेट में कुल जितने हमारे देश में शस्त्र आयात किए जाते हैं उसमें रूस की हिस्सेदारी 45% है तथा रूस 2000 विगत वर्ष में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट ये है। और भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला लास्ट वाला टॉपिक एक बार देख लिया जाए। रूस 2017 से 21 के बीच भारत जहां 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल है, वहीं 2018-22 में इस सूची से बाहर है। मतलब 17 से 22 तक 25 शस्त्र निर्यातकों में ये शामिल रहा, लेकिन 18 से 22 तक इस सूची से बाहर हो गया। भारत बहुत ज़्यादा आयात ही करता है, निर्यात तो बहुत ही कम करता है, इसलिए उसको इस सूची से बाहर रखा गया है। अगला जो टॉपिक है इसमें दिया गया है, रूस, फ्रांस, इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पर है। मतलब रूस, फ्रांस, इजराइल जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं शस्त्र, उसमें भारत ही सबसे ज़्यादा उनसे खरीदता है। ये इतना ही याद इसमें बेसिकली रखना था। अब 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस बार ये पुरस्कार हमको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी मिली, बेसिकली साउथ की इंडस्ट्री को मिली, जो बहुत ही फेमस एक मूवी आई है राजामौली साहब की, इसीलिए राजामौली साहब को मार्गदर्शक की श्रेणी में रखा गया था। टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 की श्रेणी में। तो 95वां जो ऑस्कर पुरस्कार है उसके बारे में देख लिया जाए। एकेडमी अवार्ड्स, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, इसको एकेडमी अवार्ड्स बेसिकली बोलते हैं, लेकिन इसको बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर फेमस ये ऑस्कर अवार्ड के नाम से ही जाना जाता है। यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़ा कलाकारों और तकनीशियों के लिए सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार है। सबकी ज़िंदगी का यही एक बढ़िया जो कैरेक्टर वाले होते हैं कि ऑस्कर एक बार मिल जाए तो एकदम उनकी लाइफ सेट है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 16 मई 1929 से लगातार वितरित किया जाता है। द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया के नाम से किया गया था। हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑन मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है, इसकी संस्था जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, AMPAS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यांग या एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेज के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यांग इसके अध्यक्ष हैं। अकादमी का मुख्यालय बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया USA में स्थित है। इसका मुख्यालय बेसिकली ये USA बेसिक
संस्था है। ज़्यादातर आप देखे होंगे हॉलीवुड के जो है अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्देशकों एवं फिल्म पुरस्कार में जो है ऑस्कर ज़्यादातर हॉलीवुड को ही मिलती है। और बेसिकली जो अमेरिकन कल्चर पर आधारित मूवीज़ जो है पब्लिश होती हैं, जो रिलीज़ होती हैं, उन्हीं को ज़्यादातर मिलता है। बट अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, इंडियन मूवीज़ भी अपने टैलेंट की वजह से उसमें शामिल हो रही हैं। इसलिए स्मरणीय तथ्य के बारे में देखा जाए, 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस 95वें अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। इस दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कार का आयोजन किया गया। 95वें पुरस्कार में सर्वाधिक 11 नामांकन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुई। ये बहुत ही पॉपुलर मूवी थी। अवतार को भी इसने पीछे छोड़ दिया अवार्ड के मामले में। काफ़ी ज़्यादा हर जगह इसने अवतार, जो द वे ऑफ वाटर मूवी रिलीज हुई थी, उसको इसने पीछे छोड़ते हुए 11 नामांकन प्राप्त किए थे। इसके बारे में देखा जाए, डेनियल कॉन तथा डेनियल स्कट द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम कर लिए। 7 ऑस्कर पुरस्कार, 11 में इसने नामांकन लिया अपना और 7 अपने नाम कर लिया। डेनियल कॉन और डेनियल स्क्रीन नट, आप याद रखिए, डेनियल कॉन, डेनियल स्क्रीन इसके निर्देशक है। मल्टीवर्स, कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ब्रह्मांड के बारे में, मतलब ये स्काई वेस्ट जो है मूवी है। इस फिल्म के लिए डेनियल कॉन तथा डेनियल कॉन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जो कि आप पढ़ चुके हैं ऊपर। अब इसके बाद इसमें मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार का सम्मान दिया गया है। ये मलेशियाई अभिनेत्री है, जो कि एक एशियाई अभिनेत्री, जिसको शायद पहली बार, अगर आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए कि क्या कोई पहली, आगे आप देख लीजिए, मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला, मतलब इससे पहले एशियाई की कोई महिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नहीं जीती थी। आगे देखते हैं, इनका नाम याद रखिएगा, मिशेल योह। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल निर्देशक ड्रेन एनकोर्स को अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर प्रदान किया गया है। और ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट जर्मनी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य प्रमुख जो विजेताएं हैं उनके बारे में आप देखा जाए, सहायक अभिनेत्री हो गई आपकी, जो है मूवी वही रहेगी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये जेम ली कटिंग्स जो है ये सहायक अभिनेत्री में। सहायक अभिनेता के हु क्वान, एवरीथिंग एवरीवेयर, यही चल रहा है मूवी। हर इतनी बढ़िया निर्देशन, इसके जो निर्देशक इतने अच्छे थे, इसके जो कास्टिंग इतनी अच्छी हुई थी एक्टर एक्ट्रेस की कि सारे ऑस्कर को यही ले गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म डेनियल रोहेर ने नेवेली को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप देख लो। ओरिजिनल स्कोर ऑल क्लाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स अवतार द वे ऑफ वाटर, जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित है, जो कि अवतार द वे ऑफ वाटर काफ़ी पॉपुलर इंडिया में हुआ था, तो इसको विजुअल इफेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा दिया गया है। और इसके बाद भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोसाल्वेंस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट वीपर्स, कार्तिकी गोसाल्वेंस द्वारा द एलिफेंट वीपर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म दिया गया। ये कर्नाटका के हैं, इसके बारे में थोड़ी बात कर लिया जाए कि ये द एलिफेंट वीपर्स, ये 2 दंपत्ति जो कर्नाटका में स्थित बांदीपुर जो उनका अभ्यारण्य है, वहाँ पर एलिफेंट के देखभाल के लिए इनकी जीवन पूरा समर्पित कर दिया। और इसी पर एक शॉर्ट फिल्म बनाया गया, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाया गया, जिसको ऑस्कर मिल गया, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आदिवासी समूह से वो बिलोंग करते हैं, जो दोनों दंपत्ति है, काफ़ी उनकी एज 60-70% है। अभी हाल ही में न्यूज़ में ये फिर से आ गया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री उनसे जाके मुलाकात अभी कर्नाटका में किए हैं, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए इसको याद रखिएगा। कार्तिकी गोसाल्वेंस सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट वीपर्स। आगे बढ़ते हैं। तमिल भाषा में बेसिकली ये बनाया गया फिल्म था। निर्देशक कार्तिकी गोसाल्वेंस तथा निर्माता गुनीत मोंगा है। ऑस्कर इतिहास में पहली बार यह अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी शिक्षा एंटरटेनमेंट द्वारा निर्देशित फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। मतलब इससे पहले कोई भी प्रोडक्शन कंपनी ये ऑस्कर नहीं प्राप्त कर पाई, इसलिए शिक्षा एंटरटेनमेंट को थोड़ा याद रखिएगा। ध्यातव्य है कि द एलिफेंट वीपर्स की कहानी कैसे आदिवासी बुम्मन और बेल्ली, ये याद रखिएगा कि है आदिवासी समूह से हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मधुमलाई जो हमने बांदी बोला था वो यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले एक हाथी को अनाथ बच्चों ने रघु को गोद लेते हुए और तथा उसे
पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन उनसे मुलाकात जो है वो कर्नाटका में नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिट रहा, इम्पोर्टेंट रहा, काफ़ी न्यूज़ में रहा, सबको गर्व की बात है कि एस.एस. राजामौली द्वारा तेलुगु फिल्म और नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में, जो वहाँ पर तेलुगु भाषा में नाटू नाटू सॉन्ग है, वो ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी का ऑस्कर प्रदान किया गया। राजामौली साहब बाहुबली के जो भी निर्देशक हैं और काफ़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं। नाटू नाटू गीत जो फेमस ही है, लेकिन इसके जो गीतकार संगीतकार हैं एम कीरावानी, ये इंपॉर्टेंट है इसके। और गीतकार चंद्रबोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। जो संगीतकार हुए एम कीरावानी है तथा गीतकार जो इन्होंने गाया चंद्रबोस ने ये गाना गाया है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, संगीतकार का नाम याद रख सकते हैं आप, और गीतकार का चंद्रबोस का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि राजामौली और RRR में आप रामचरण और जूनियर NTR जो बहुत ही फेमस हैं तेलुगु फिल्म हिस्ट्री में, वो उनको तो सभी जानते हैं। आजकल नॉर्थ इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं। तो हमें जो याद रखना वो ये एम कीरावानी तथा चंद्रबोस हैं। किसी भी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला यह पहला गीत है। रामचरण तथा जूनियर NTR ये तो बता ही चुके हैं। उल्लेखनीय है कि अब इस फिल्म को कुछ और ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर का भी नाम विजेता घोषित किया गया, मतलब इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल गया है। ये काफ़ी अच्छी इसकी जो है डायरेक्टिव हुई है ये सॉन्ग नाटू नाटू। भारतीय फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर सोनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म सृष्टि में शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही। ऑल दैट ब्रीथ्स जो है वो अंतिम 5 फिल्मों में शामिल है। हालांकि यह पुरस्कार जीतने से चूक गई। हमारा जो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये इसको RRR को मिला, लेकिन जो बाफ्टा होता है बाफ्टा उसको ये अवार्ड नहीं मिला, जबकि इसकी पूरी संभावना थी। तो क्रिटिसाइज क्या किया जाता है इसमें, फिल्म में जो दर्शाया गया है कि वो एक अंग्रेज ब्रिटिश कॉलोनियन के टाइम इंडियन कल्चर को दर्शा के किस तरीके से इस सॉन्ग को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए ब्रिटिश एकेडमी ने बाफ्टा जो दिया जाता है वहाँ का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है उसको इस फिल्म को बाहर कर दिया गया, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगला टॉपिक है, हाँ ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। 95 ऑस्कर पुरस्कारों से प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में भी शामिल रही। दीपिका पादुकोण बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रही हैं पिछले 3-4 महीनों में, इसलिए पादुकोण को ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं मतलब इनके द्वारा जो है वो दिया गया था। कुछ लोगों को अवार्ड इनके ही हाथों से दिया गया था। ध्यातव्य है कि ऑस्कर के मंच पर 1980 में पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में पहुँचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खम्बाटा थी। 2016 में यह दूसरी प्रियंका चोपड़ा थी। अब आज जो इस बार हुआ है इसमें जो है वो दीपिका पादुकोण थी। फिर इसके बाद हम आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसको देखा जाए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक 1995 में प्रकाशित हुआ था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिकी की रिपोर्ट है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है एक वार्षिक 1 साल में एक बार प्रकाशित होता है। इसमें इसका जो फाउंडेशन है द हेरिटेज फाउंडेशन इसका नाम है संस्था का, जो ये जारी करता है। एक बेसिकली अमेरिकन बेस्ड थिंक टैंक है ये, और सूचकांक जो है के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में 12 मात्रात्मक गुणात्मक घटकों के आधार पर इसमें किया जाता है। जिसमें पहला आपका है विधि नियम साकार का। ये सब जो नियम है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिकली हम देखा जाए कि इसमें स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत कुछ फैक्ट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो जारी किया गया वो 27 फरवरी को जारी किया गया, 29वां संस्करण है। 184 स्वायत्त देश हैं इसमें, और 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता वाला स्कोर देश माना गया है, क्योंकि इसमें हाईली डेवलप्ड ये इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड कंट्री हैं। बट ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है। सिंगापुर एक छोटा देश है, स्विट्जरलैंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, आयरलैंड तथा ताइवान को भी ये अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता को रूप में आर्थिक रूप से स्वतंत्र श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फिर आगे हम देखते हैं भारत एवं ब्राज़ील रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में शामिल है। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जो है वो सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी सकता है। इसमें भारत का स्कोर जो है 131वां, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे है, प्राप्त हुआ है। तो इतना ही बेसिकली इसमें याद रखना था कि सिंगापुर को पहला, भारत को 131वां देश घोषित किया गया सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में।
इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम ध्यान देते हैं एक बार। पश्चिमी यूरोप विश्व का सबसे ज़्यादा विकसित और समृद्ध है, मोस्ट प्रोविंसेस है। पश्चिमी यूरोप जो है वो विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल है भारत। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है, मतलब यूएसए और यूएई की एक संयुक्त पहल है जिसकी शुरुआत ग्लासगो यूएसए के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2021 में COP26 के दौरान किया गया था। आगे देखते हैं हमारा जलवायु स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों के नवाचार के लिए निवेश में समर्थन को बढ़ावा देता है, मतलब जलवायु के अनुरूप हमारी कृषि हो, ज़्यादा जलवायु पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। जो हम रसायन या इस सब का यूज करते हैं वो खेती जो है कम से कम उस प्रकार की जाए ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है कि AIM4C के 47 सदस्य 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। ये इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इन्वेस्टर फॉर लिली सेंटर, इसको जारी करने वाला एक बेसिकली अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन, एक वाणिज्यिक संगठन है जिसका नाम है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इन्वेस्टर पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा जारी किया गया जो संगठन है वो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जो से संबंध ग्लोबल इन्वेस्टर पॉलिसी सेंटर है उसके द्वारा जारी किया गया। 50 विभिन्न संकेतों के आधार पर 55 देशों को बौद्धिक संपदा और रचना का मूल्यांकन किया गया है। स्मरणीय तथ्य देखा जाए कि फरवरी 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा वैश्विक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया, फरवरी 2023 में US द्वारा। यह 11वां संस्करण है, 55 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया। इसमें पहला आप देख लीजिए क्या है, पहला USA है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 3 देश जो शीर्ष पर हैं उसमें USA है, फिर UK है, फिर फ्रांस है। फिर हमारा अगला टॉपिक है उसको देखा जाए। सबसे निम्न में भी आप बात कर लीजिए। सबसे निम्न जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के जो सबसे अंतिम देश है, मतलब नीचे से जो है सबसे अंतिम देश है वो है वेनेजुएला, फिर रूस, फिर अल्जीरिया। वेनेजुएला, रूस, अल्जीरिया। इसमें भारत की स्थिति देख ली जाए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की सूची में भारत 42वें स्थान पर है। समग्र स्कोर 38.64%, मतलब 42वें स्कोर पर है। ज़्यादा ना ऊपर ज़्यादा नीचे से हमारा 10वां नंबर है। क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया के 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स की श्रेणी में शामिल किया गया। अब अगला वाला जो टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों में वह व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। 180 देश शामिल हैं इसमें। 0 से 100 तक की इसको कैटेगराइज किया जाता है नंबर देके, सर्वाधिक भ्रष्ट सर्वाधिक ईमानदार से। जो सर्वाधिक भ्रष्ट है और सर्वाधिक ईमानदार है उसके जितने स्कोर हैं उसी के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। 31 जनवरी को यह जारी हुआ, 31 जनवरी 2023 को यह जारी हुआ। 28वां संस्करण है तथा 90 डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और सोमालिया सबसे निचले, सबसे भ्रष्ट जो है वो सोमालिया है और सबसे अच्छा जहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं है, न्यूनतम है, थोड़ी बहुत ही संभावना, वो डेनमार्क, फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश। अब इंडिया को तो देखना पड़ेगा कि उसकी भ्रष्टाचार की रैंक क्या है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। और इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे नीचे से जो देश हैं उसमें सोमालिया है, सीरिया है तथा दक्षिणी सूडान है। सोमालिया सबसे भ्रष्ट है, फिर सीरिया और दक्षिणी सूडान। अब इसमें भारत का 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर इसको रखा गया, मतलब 85 देशों के बाद इसका नंबर आता है भ्रष्ट में। ध्यातव्य है कि इसको जो है 2022 की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है, इसको उसी स्थान पर रखा गया, मतलब जितना पहले भ्रष्ट था उतना अब भी भ्रष्ट इंडिया है, कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। विपक्ष के ऊपर कितनी भी CBI और ED का रेड हो रहा है लेकिन फिर भी वो उनके समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं हम। भारत वानसेर व्यवस्था का अध्यक्ष। वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली तकनीक के हस्तांतरण की निगरानी रखता है। द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है।
वासेनर जो है वह द हेग नीदरलैंड में एक नगर है जिसके नाम से लिया गया है। 1995 हस्ताक्षर में समझौता हुआ था इसका। 42 सदस्य हैं इसमें और 4 अस्थायी सदस्य हैं। देखो वही 4 अस्थायी सदस्य जो काफ़ी पावरफुल है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके की व्यवस्था के सदस्य हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयात निर्यात के मामले में चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। इंटरेस्टिंग है कि चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। भारत को आधिकारिक तौर से 1 जनवरी इसी साल के पहली तारीख को वासेनर व्यवस्था का पूर्ण अध्यक्षता ग्रहण की है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 1 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहेगा। आयरलैंड से वासेनर व्यवस्था पूर्ण अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने किससे ग्रहण की? आयरलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इसको देखा जाए, सूचकांक जो है वो व्यक्ति, नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब उसकी इंडिविजुअल, वैयक्तिक, पर्सनल, नागरिक, सिविल के मतलब नागरिक के रूप में तथा इकोनॉमिकली स्वतंत्रता के आधार पर मानव स्वतंत्रता की स्थिति प्रस्तुत किया जाता है। स्मरणीय तथा वाशिंगटन डीसी में ये थिंक टैंक है बेसिकली, कैटो इंस्टीट्यूट जिसका नाम है, और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट संयुक्त रूप से HFI जारी किया। कैटो इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट 8वां वार्षिक संस्करण है। इसमें देखा जाए रैंक 1 में स्विट्जरलैंड है और न्यूजीलैंड तथा एस्टोनिया, ये तीनों देश जो है शीर्ष पर हैं। फिर इसके बाद इसमें भारत की स्थिति देखी जाए, HFI में शीर्ष 10 एशियाई देश जो हैं उसमें भारत की, सिंगापुर सबसे आगे रहता है, तिलोम लेस्ते, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत। मतलब भारत इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पर है, जिसकी रैंक 10th है। क्षेत्रीय में भी 10th रैंक ये पाता है। वैश्विक रैंक 112 है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 112 रैंक जो है, इसको पूरा ओवरऑल जो है पूरे वर्ल्ड में 112 रैंक है तथा क्षेत्रीय में 10वां रैंक है। CSW से बाहर हो गया। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में किस तरीके के मानव को व्यक्तिक, नागरिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है, इसमें भारत का 112वां रैंक है। मतलब श्रीलंका के लोग भी भारत से ज़्यादा इस मामले में स्वतंत्र है। ईरान को इसमें बेसिकली बाहर कर दिया गया क्योंकि कई उसमें अलोकतांत्रिक चीज़ें भी हुई। हिजाब को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा था, न्यूक्लियर पावर बनना चाहता, तो उसको इससे बाहर ही रखा गया है। आगे देखते हैं अब हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2013 से प्रतिवर्ष ये प्रकाशित हो रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यताओं को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन, घरेलू प्रतिभा और कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का आकलन करने के आधार पर इसको रैंकिंग प्रदान की जाती है। स्मरणीय तथा 8 दिसंबर 2022 को IMD जारी किया गया। 9वां संस्करण है। 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, मतलब 63 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं शीर्ष वाले जो देश हैं उसमें स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा, इसको 100 स्कोर दिया गया। स्वीडन है, उसके बाद आइसलैंड है। स्विट्जरलैंड की बात ही अलग, वहाँ पर सब चंगा रहता है। स्वीडन, इसके बाद आइसलैंड। इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत का क्या स्थिति है। भारत देखिए इसमें 52वां नंबर है, मतलब 63 देशों की सूची में इसका नीचे से 10वां नंबर है। और एशिया में सिंगापुर सबसे पहला है। एशिया में सिंगापुर सबसे आगे ही रहता है, जिसको 12वां स्थान प्राप्त हुआ। अगर एशिया में देखा जाए भारत को 12वां और सिंगापुर को पहला, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत को 52वां रैंक प्राप्त हुआ किसमें? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं अगला जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है, क्योंकि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है, टाइम मैगजीन तो बहुत ही प्रसिद्ध है, अमेरिकन मैगजीन। इसमें जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टाइम पत्रिका जो है वो 2022 पर्सन ऑफ द ईयर में वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन की भावना को 2022 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरीके का युद्ध का माहौल है, वहाँ के लोगों की भावना, स्पिरिचुअलिटी, ये और वोलोदिमीर जेलेंस्की जिस तरीके से सामना कर रहे हैं रूस जैसे बहुत बड़े देश का, तो उनको इस आधार पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की 2019 के यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे हास्य अभिनेता
एवं पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय थे। कपिल शर्मा टाइप के थे और यूक्रेन तथा रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्ध कार्यकाल का नेतृत्व रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की। ये कॉमेडियन से कैसे उन्होंने एक कौशल रणनीतिक के रूप में भाग लिया, कैसे युद्ध क्षेत्र में रणनीति बनाई जाए, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उनके पर्सनालिटी में पिछले 2-3 सालों में आया। इसलिए द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लॉथन से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये बहुत ज़्यादा चेक गणराज्य भी इसको सर्वोच्च राजकीय सम्मान दे रहा है। चेक रिपब्लिक जो है उसने द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन से सम्मानित किया। जैसे हमारे यहाँ पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, उस तरीके का वहाँ का चेक गणराज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पोलैंड के जीवाश्म वैज्ञानिकों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानी ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम पर करने की घोषणा की है। फेदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है। फिर आगे देखते हैं अन्य विजेता क्या है। द वुमेन ऑफ हीरोज ऑफ द ईयर, बेसिकली ये हीरोज जो है वो शब्द तो काफ़ी ज़्यादा जेंडर वाइज लग रहा है, लेकिन द वुमेन ऑफ ईरान मतलब ईरान की जो महिलाएं किस तरीके से सरकार के विरुद्ध अपने प्रदर्शन को कर रही हैं और बिना डरे किस प्रकार से वो सरकार के सामने खड़ी हैं, इसलिए हीरोज ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। फिर इंटरटेनर ऑफ द ईयर में ब्लैक पिंक, द कोरियाई पॉप बैंड है एक ब्लैक पिंक, जिसका दक्षिण कोरियाई के हैं। एथलीट ऑफ द ईयर एनोड जज अमेरिका के बेसबॉल खिलाड़ी है। आइकॉन ऑफ द ईयर मिशेल यो है, मलेशियाई अभिनेत्री। मिशेल यो का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आइकॉन ऑफ द ईयर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इससे पहले मिशेल यो की चर्चा हमने इससे पहले किस टॉपिक पर किया था। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर में ग्रेगरी रॉबिसन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम है। ग्रेगरी रॉबिन्सन, जेम्स वेब जो है जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, वो इनोवेटर्स ऑफ द ईयर की श्रेणी में उसको दिया गया है। वेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गायटन अमेरिकी गायक हैं। फिर आगे देखते हैं हम